चलो बच्चों अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 181 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 181 में हमसे पूछा गया है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स के बारे में। ठीक है, तो फ्री रेडिकल को भी आपको कार्बोकैटायन जैसा ही मानना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और फ्री रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, तो वही बात है। सबसे पहला नंबर देखिए रेजोनेंस स्टेबिलिटी देखिए, और रेजोनेंस स्टेबिलिटी अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो फिर हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी मिलेगा, और हाइपर कंजुगेशन में 3 डिग्री फिर 2 डिग्री और 1 डिग्री के हिसाब से बोले तो नंबर ऑफ अल्फा एच के हिसाब से हम लोग स्टेबिलिटी डिसाइड करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है इन चारों में से फोर्थ में देखिए रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पर ये पीएच है तो ये बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग है तो पता है आपको कि जब उसके साथ रेजोनेंस होगा तो यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं ना। तो बहुत ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलने के कारण जो है 2 और 4 में 2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी 4 से। ठीक है, अब उसके बाद बात करें अगर 1 और 3 में, तो 1 और 3 में देखिए कहीं पर भी रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो अब हाइपर कंजुगेशन देखेंगे, तो देखिए इसमें अल्फा एच देखते हैं कितना है, फ्री रेडिकल के ठीक बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ पर जो है 1 ही है, अल्फा एच 1 है, तो उस हिसाब से देखिए तो 3 का स्टेबिलिटी 1 से ज़्यादा होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, देखिए ये 2 डिग्री का फ्री रेडिकल है और ये 1 डिग्री का फ्री रेडिकल है, तो हम जानते हैं 2 डिग्री फ्री रेडिकल का जो है स्टेबिलिटी 1 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो इस हिसाब से ऑर्डर हो जाएगा 2 4 3 1। 2 4 3 1 देखिए कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 सी में। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 182 में। क्वेश्चन नंबर 182 में आप देखिए हमसे पूछा गया है केटायन, कहता है अमंग द गिवन केटायन, ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन बेसिकली बच्चों केटायन को ही हम लोग बोलते हैं। किसको बोलते हैं? केटायन की मतलब केटायन का ही दूसरा नाम है कार्बोनियम आयन। तो कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी पूछने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपसे केटायन की स्टेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि फ्री रेडिकल्स, केटायन, ये सब दोनों एक ही जैसा होता है। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि कहीं रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रही है कि नहीं। तो अगर किसी स्ट्रक्चर में, कंपाउंड में रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रहा होगा केटायन को, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो फिर देखिए हाइपर कंजुगेशन देखिए। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन में क्या करते हैं, नंबर ऑफ अल्फा एच देखते हैं, जिसके पास जितना ज़्यादा अल्फा एच होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो देखिए सेकेंडरी ब्यूटाइल हम लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी सबका कैटायन बनाना है। सेकेंडरी ब्यूटाइल कैटायन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो गया सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री। फिर देखिए टर्सरी ब्यूटाइल है, तो टर्सरी मतलब 3 डिग्री जो है आपको बना लेना है, और यहाँ पर देखिए टर्सरी ब्यूटाइल बन गया। नॉर्मल ब्यूटाइल है तो देखिए CH3 CH2 फिर CH2, और यहाँ पर जो है CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। अब हम देखिए इन तीनों में गौर से देखिए अगर, तो रेजोनेंस तो कहीं पर भी नहीं हो रहा है। तो रेजोनेंस कहीं पर नहीं हो रहा है तो हम अल्फा एच ही देखेंगे डायरेक्ट। तो कार्बोकैटायन जहाँ पर बना हुआ है उसके ठीक बगल वाले कार्बन पर देखेंगे हाइड्रोजन। 3 और 2 5 हाइड्रोजन है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए अल्फा एच कितना है, तो 3 3 3 9 है, और यहाँ पर अल्फा एच देखिए कितना है, तो 2 है। तो कुल मिलाकर अल्फा एच जो है तीनों में वेरी कर रहा है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो है नंबर ऑफ अल्फा एच पर ही डिपेंड करेगा। तो नंबर ऑफ अल्फा एच पर डिपेंड करेगा, तो बताइए कि कौन सा हो जाएगा। तो ये जो टर्सरी ब्यूटाइल है इसमें से हमसे पूछा है केवल मोस्ट स्टेबल केटायन के बारे में, तो ये टर्सरी ब्यूटाइल वाला जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। और अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर के हिसाब से टर्सरी ब्यूटाइल का सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्यूटाइल का, फिर नॉर्मल ब्यूटाइल का हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 183 में बच्चों हमसे साइक्लोहेक्साडाइन दिया हुआ है, और हमसे जो है विनाइलिक और एलाइलिक हाइड्रोजन एटम पूछा गया है। तो सबसे पहला नंबर आपको वो मैं समझा देता हूँ। देखिए कहीं पर भी C डबल बॉन्ड C दिया हुआ हो, ठीक है, तो जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड के ठीक बगल वाले कार्बन पर sp3 कार्बन, ठीक है,
डबल बॉन्ड जहाँ पर बना हुआ होता है सी डबल बॉन्ड सी, उसके ठीक बगल वाले कार्बन को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, है ना, एलाइलिक कार्बन बोलते हैं sp3 कार्बन को, ठीक है। और ये sp3 कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है बोले तो वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते भी होंगे। तो सी डबल बॉन्ड सी जहां पर बना हुआ है तो डबल बॉन्डेड वाले कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग विनाइलिक, और उससे लगा हुआ जो sp3 कार्बन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं एलाइलिक कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो इस डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हाइड्रोजन हम लोगों को काउंट करना है। तो देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो विनाइलिक हाइड्रोजन तो 4 मिल गए। अब एलाइलिक हाइड्रोजन ढूंढते हैं, तो एलाइलिक कहाँ पर मिलेगा, तो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड जहाँ पर है उसके ठीक बगल वाले कार्बन पर sp3 कार्बन पर। तो देखिए यहाँ पर है तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन इधर भी है। तो टोटल एलाइलिक हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो 4 और 4 रिस्पेक्टिवली आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 184 जो है ये डाइपोल मोमेंट पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही आसान होता है, आपको ज़्यादा चिंता नहीं करना है, मैं आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें जो है जनरली CH3Cl, ठीक है, CH3Cl और CH2Cl2, ठीक है, और CHCl3 और CCl4 के बारे में पूछा जाता है। मैं इसको आपको जनरल तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होते हैं। आप ऐसे मान लीजिए कि ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, और इस कार्बन से जो है ना, जैसे आप तराजू देखे होंगे गांव में तो, या ट्राइपॉड वगैरह देखे होंगे, तो उसमें 3 लेग होता है ना, तो एक लेग इधर, एक लेग इधर और एक लेग इधर, ठीक है। तो ये 3 हाइड्रोजन जो है इस तरह से तीनों कोनों में लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से आप ऐसे मान सकते हैं, देखिए, ठीक है, ये तीनों हाइड्रोजन है और ऊपर ऊपर जो है क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक। तो अब अगर आप इसको गौर से देखिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिव क्लोरीन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है बच्चों वो क्लोरीन के तरफ होगा। और हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये क्या होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कुछ इधर ही होगा, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर, और इसमें भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा। तो कुल मिलाकर जो है ना सारे के सारे वेक्टर जो है एक ही डायरेक्शन में है। तो एक ही वेक्टर मतलब सारे के सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 तो नहीं होगा, ठीक है, वो डाइपोल मोमेंट जो है क्या होगा बच्चों 0 नहीं होगा, ठीक है, ओके। ध्यान से, मैंने कुछ वैल्यू होगा हमें पता नहीं है, लेकिन वैल्यू अच्छा खासा होगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारे वेक्टर जो है एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस पर आइए, इसमें क्या हो रहा है बच्चों, इस तरह से जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, और एक क्लोरीन हम यहाँ पर लगा देते हैं और फिर यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। बेसिकली ये जो CH3Cl था, उस CH3Cl में से एक हाइड्रोजन को हमने क्या किया है, क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया है। देखिए क्या होने वाला है, इसको और इसको कंपेयर करके साथ साथ पढ़िएगा, कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखिए क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऊपर के डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर भी ऊपर के डायरेक्शन में, और यहाँ पर भी ऊपर के डायरेक्शन, जैसा कि इसमें हो रहा था। लेकिन इसमें फर्स्ट में और सेकेंड में अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए 4 फोर्स था, ठीक है, और चारों का चारों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा था, ठीक है। तो उसका जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर था, नेट रिजल्टेंट फोर्स जो था, वो उसका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा था, मतलब अच्छा खासा था। वो क्या है हम अभी नहीं जानते, हालांकि इसका प्रैक्टिकल वैल्यू भी होता है, लेकिन वो चीज़ आपसे कोई नहीं पूछेगा और ध्यान भी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सारे के सारे वेक्टर जो है, सारे के सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे थे। अब क्या हो रहा है इसमें, फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर 3 का 3 फोर्स तो देखिए एक डायरेक्शन में है, और ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो एक फोर्स जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है,
एक फोर्स कहाँ पर लग रहा है बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो टोटल नेट रिजल्टेंट फोर्स रहा होगा, है ना, उस टोटल नेट रिजल्टेंट फोर्स में से कुछ अमाउंट ये क्या कर रहा है, ये जो क्लोरीन बाद में क्लोरीन लगा है ये उसको क्या कर रहा है बच्चों, कम कर रहा है। ठीक है, तो कितना कम कर रहा है ये हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक बात तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड में फर्स्ट का डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस क्लोरीन ने क्या किया होगा, कम किया होगा। अब और बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ देखिए क्लोरीन ले लिए, फिर उसके बाद देखिए इधर एक क्लोरीन और बढ़ा दीजिए, एक क्लोरीन और बढ़ा दीजिए, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। इसको भी अब देखिए आप फर्स्ट वाले से ही कंपेयर कीजिए। फर्स्ट में देखिए यहाँ पर जो है ये ऊपर जा रहा था, और हाइड्रोजन से जो है ये भी ऊपर जा रहा है। तो इसमें देखिए चारों के चारों फोर्स जो है, चारों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रहे थे। इसमें क्या हुआ कि एक क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तो क्या किया, उसके मैग्नीट्यूड को थोड़ा सा कम किया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे इसमें एक क्लोरीन ने मैग्नीट्यूड को कम किया, अब यहाँ पर जो है दो क्लोरीन इसके मैग्नीट्यूड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोल सकता कि कितना क्या वैल्यू होगा, लेकिन इतना जरूर अपन बोल सकते हैं कि फर्स्ट का सबसे ज़्यादा होगा, सेकेंड का उससे कम होगा, और फिर थर्ड का उससे भी कम होगा। ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स जो था उस नेट फोर्स में से दो फोर्स जो है दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और वो उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है। CCl4 में फाइनली क्या होता है, CCl4 में अगर आप गौर से देखिए तो ये Cl, यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl, ठीक है, और यहाँ भी Cl। ठीक है, आप देखिए गौर से, यहाँ पर जो है सारे के सारे फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगने शुरू हो गए, ये इधर, ये इधर, और ये इधर, और ये इधर। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब यहाँ पर सारे वेक्टर का जो है सम तो होने से नहीं रहा, तो ये तीनों का, ये नीचे वाला जो है तीनों का जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो नीचे होगा और ये ऊपर होगा, और इस हिसाब से इसका जो डायपोल मोमेंट है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो इसका नॉन जीरो है और इसका एकदम बिल्कुल जीरो है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ये कुछ इस तरह से होता है। एक क्लोरीन, भाई एक क्लोरीन है तो सबसे ज्यादा फोर्स है, क्योंकि सारे के सारे फोर्स जो है एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। अगर एक क्लोरीन बढ़ गया, उसमें दो क्लोरीन आ गए, तो क्या होगा, एक क्लोरीन फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगकर और उसका जो मैग्नीट्यूड है, नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है उसको वो कम करना शुरू करेगा, दो वाले में और भी कम करेगा, और चार वाले केस में तो पूरी तरीके से कम करके इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बस इसी डेटा को यूज करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, कहता है कि CHCl3 का जो डायपोल मोमेंट है वो CCl4 से ज़्यादा है, और CCl4 का जो डायपोल मोमेंट है वो CHCl2 से ज़्यादा है। ये गलत हो गया भाई, CHCl2 का जो है इस CHCl3 से भी ज़्यादा होगा ना, तो गलत हो गया। अब देखिए इसमें कहता है CCl4 का जो है सबसे कम है, बिल्कुल सही बात। अब देखिए यहाँ पर बोलता है CHCl3 जो है, CHCl3 का CH2Cl से ज़्यादा है, गलत बात बोल दिया भाई, इसका ज़्यादा हुआ, एक क्लोरीन वाले का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी में अब देखिए टिक लगा हुआ है, तो आपको लगेगा कि नहीं इसी को बता दिए, नहीं पहले डी को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है इसमें देखिए CHCl3 को ज़्यादा कर दिया है CHCl2 से। ठीक है, तो ये गलत कर दिया ना भाई, जैसे जैसे क्लोरीन की मात्रा बढ़ रही है, क्लोरीन का अमाउंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे डायपोल मोमेंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो ऑब्वियस बात है ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन इसको भी हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर CCl4 का सबसे कम दिया है, फिर देखिए यहाँ पर जो है दो क्लोरीन और यहाँ पर तीन क्लोरीन, जैसे जैसे क्लोरीन का अमाउंट बढ़ता जाता है डायपोल मोमेंट कम होता जाता है, तो यहाँ पर देखिए वही लिखा हुआ है, लेकिन एक साथ साथ में देखिए जो है सिस आइसोमर लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि ये C डबल बॉन्ड C होगा। ठीक है, और ये क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है। ठीक है, हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो ये जो है दो वेक्टर जो है इस तरह से, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ये बिल्कुल ऊपर की ओर होगा, और हाइड्रोजन और कार्बन में आप जानते हैं ये भी फोर्स कुछ वैसे ही होगा। तो ये सारे रिजल्टेंट फोर्स कहने का मतलब एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो ये तीनों का तीनों तो सत्य मतलब सही तो था ही, उसके आधार पर इसका भी दिया हुआ है, तो हम इसी को सही मानेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।